हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मोहित सर और आज आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और बिफोर बोर्ड एग्जाम्स हम इस चैप्टर को क्विकली आज कंप्लीट करने वाले हैं और इसके इस साल एग्जाम में आने वाले आईएमपी क्वेश्चंस जितने भी हैं वो आज सॉल्व करने वाले हैं। और इसी वीडियो के बीच में मैं आपको देने वाला हूं एक छोटा सा टास्क। वो टास्क नहीं है, वो है इस साल बोर्ड में आने वाले वो आईएमपी क्वेश्चंस जो आज तक अभी तक आपने किए नहीं हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती है जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। इसका मीनिंग हम लोगों ने चैप्टर 2 में कुछ इस तरीके से देखा था, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट के अंदर जो डिग्री आपको दी गई है, डिग्री कितनी दी गई है बच्चे, आपको डिग्री दी गई है 2। क्या होती है डिग्री, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको वापस एक बार रिवाइज करना है तो आप वीडियो प्रिफेयर कीजिए। तो यहां पर डिग्री इक्वल्स टू 2, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल यहां पर x है, x की वैल्यू कितनी दी गई है 2। तो यहां पर इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिस तरीके से चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग जीरोज फाइंड आउट करते हैं, वैसे यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे रूट्स। रूट्स होता क्या है, सेम वही चीज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिवन इक्वेशंस आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2। नहीं तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन नहीं होनी चाहिए, लेस देन नहीं होनी चाहिए। कंपल्सरी आपको कितना मिलना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। मीनिंग आपका वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं चेक करके बताइए क्या ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बच्चा इसको देखेगा, देखते ही बोलेगा यस सर वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है 2। तो वेरिएबल पर पावर 2 है, तो इसका मीनिंग क्या, वो डिग्री आपकी 2 हो गई। तो यस डिग्री तो 2 हो गई, आप बोल रहे हो यहां पर देखकर। लेकिन क्या इसको सॉल्व करने के बाद में ऐसा रहेगा आपके सामने? चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर इसको मैंने आइडेंटिटी से सॉल्व कर लिया है और रिजल्ट आपका आ गया है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये दोनों ही चीज यहां से आप बोल सकते हो सर कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आपका फाइनल रह गया 4। क्या 4 को हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहां पर 4 एक हमारे लिए कांस्टेंट टर्म बन के आ गया है, यहां पर कोई भी आपके पास में वेरिएबल नहीं बचा है, इसका मीनिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली इस तरीके के बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी से, तो वहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो पहली टर्म्स है आपकी वो क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब बन जाएगी। तो एक्स क्यूब मैंने आपको बताया था जब डिग्री आपकी 2 से ज्यादा होगी उस केस में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहां पर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक हम किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आप मुझे ये नहीं कहोगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर बात समझ में आ गई कि हमें सबसे पहले वहां पर आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद में जो फॉर्म आपके सामने आएगी उस फॉर्म को आपको बताना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर हो गया। एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इक्वेशन दी हुई रहेगी यस और नो में, ट्रू या फॉल्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं रूट्स की। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें मिलते हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रूट्स के नाम से जानते हैं। अब रूट्स है क्या, ये जो x की वैल्यू आएगी हमारे सामने सॉल्व करने पर 2x की वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स, जैसे नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहे थे वैसे रूट्स हमारे लिए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स आएंगे। हमारे पास पहला मेथड का जो नाम होगा वो क्या होगा, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी जिन इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते, मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा, वहां पर इसी चैप्टर के अंदर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
आपको बता देता हूं बेटा, यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जब एनसीईआरटी नहीं था, एनसीईआरटी से पहले जीएसईबी की टेक्स्ट बुक्स चलती थी, तो वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जिस नाम से जाना जाता था वो होता था हमारा जनरल फॉर्मूला। किस नाम से जाना जाता था? जनरल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता था। क्लियर? आपको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या हो गया है? जनरल फॉर्मूला इसका नाम हो चुका है। लेकिन इस फॉर्मूले को जिस पर्सन ने इन्वेंट किया था उनका नाम था श्रीधर। क्या नाम था उनका? नाम श्रीधर। उस श्रीधर, जैसे आज आप मुझे बोलते हो मोहित सर, वैसे ही संस्कृत लैंग्वेज में सर को बोला जाता था आचार्य। क्या बोला जाता था? आचार्य। तो इसका नाम क्या बन गया? श्रीधराचार्य सूत्र, क्योंकि फॉर्मूले को संस्कृत लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सूत्र बोला जाता है। तो ये बन गया हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम लोग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन करेंगे और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी भी इक्वेशन के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस साल एग्जाम में ऐसे कौन सी इक्वेशन होगी जिनको फाइंड आउट करने के लिए आपको दिया जाएगा, उनका मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ध्यान रखिए, वही 3 इक्वेशन जो आपको बताने वाला हूं इस बार एग्जाम में आने वाली है और आपको अच्छे से वो आनी चाहिए। उनका हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे पहले, देन आफ्टर मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले थे जिन क्वेश्चंस पर जो इस साल एग्जाम के अंदर आने वाले हैं उनको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना है। तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड में वो पॉलिनोमियल्स के सम नहीं देने वाला आपको, x² - 5x + 6 फैक्टराइज कर दीजिए। वो आपको कुछ इस तरीके के सम आपको देने वाले हैं, लाइक 3x² - 2√6x + 2। इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो आप कहोगे सर फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मिडिल टर्म को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। तो यहां पर क्या हो सकता है? फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6। तो यहां पर ऐसा नंबर, तो आपको बता देते हैं 3x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर √6x, अगेन माइनस का √6x + 2 = 0। देखिए बच्चा, -√6 - √6 इक्वल हो गया आपका -2√6 एंड माइनस माइनस प्लस √6 × √6। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था √6 × √6 सेम नंबर होते हैं तो रूट हट जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 2 = 6 एंड यहाँ पर आपका ये सेम वैल्यू रहेगी। इन दोनों वैल्यू में जब आप कॉमन लेने जाओगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सर यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 को हम लोग मेंशन कर सकते हैं √3 × √3 और ये हो गया हमारा x²। 6 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √3, 2 × 3 = 6x एंड अगेन यहां पर सेम वैल्यू √6 को √2 × √3x + 2 को लिख सकता हूं √2 × √2 इक्वल में हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर आपको? अब ये जो स्टेप आपके सामने बनी, अब यहां पर आप कॉमन इजीली ले सकते हो। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है √3 दोनों में सेम है, x भी दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए कॉमन हो गया √3x। क्लियर? कुछ बच्चे लिखते वक्त ध्यान नहीं देते और रूट को एक वेरिएबल के ऊपर भी लगा देते, वो गलत है। यहां से हमारे पास में एक √3 रहेगा, एक x रहेगा और इधर से आपका आ गया √2। इधर बताइए बच्चा क्या कॉमन आ रहा है? √2। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं √2 को और यहां से रह गया √3x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस, ये रह गया √2। चेक कीजिए दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है? दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मीनिंग अभी तक हमने जो किया वो राइट है। तो √3x माइनस √2 और यहां से वैल्यू क्या रह गई? √3x माइनस √2 इक्वल में 0। एक बार मैंने ब्रैकेट को कॉमन लिया है और फिर ये वैल्यू यहां मेंशन की है और इस वाली वैल्यू को यहां लिखा है। कंडीशंस वही रह जाती है, इफ √3x माइनस √2 = 0। तो √3x माइनस √2 को ट्रांसफर किया तो वैल्यू कितनी हो गई? √2x = √2/√3। वैल्यू आ गई आपके सामने। अब देख सकते हो कि ये हमारे लिए फर्स्ट रूट हो चुका है। सिमिलरली और की कंडीशन डालकर आपको वो करना है, सेकंड वैल्यू को इक्वल में 0, √3x माइनस √2 इक्वल में 0, सेम वैल्यू उधर चली गई, √3x = √2 एंड x √2/√3। ये हमारे लिए हो गया सेकंड वैल्यू। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस तरीके का एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलरली मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो √2x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चा 5√2 एंड √2, इनको √2 × √2 किया तो आपने बोला सर रूट हट गया, 2 बचेगा, 2 × 5 = 10 हो गया। अगेन बता रहा हूं √2
एंड √2। यहाँ से 2 मिलेगा, 2 5 जा 10, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 7 को, तो 7 को स्प्लिट कर दिया 2x प्लस 5x, 5 and 2 7 होता है, 5 2 जा 10 होता है। क्लियर सभी को? 5√2 इक्वल में 0। यहाँ पर भी आपको 2 को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो √2 इंटू √2 x, और 5 को मैं 5 ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है 5, तो 5 कॉमन आ जाएगा इजीली। इधर से हम देख सकते हैं कि √2 आ गया हमारा कॉमन, x भी कॉमन आ रहा है तो इधर से x रहेगा और इधर से क्या बच जाएगा √2, और इधर से आपको कॉमन क्या मिल रहा है 5, ये हो गया x प्लस √2 इक्वल में 0, दोनों ब्रैकेट सेम है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दो कंडीशंस रहेगी, इफ x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वैल्यू इधर ट्रांसफर हो गई -√2। क्लियर सभी को? एंड सिमिलरली √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो √2x प्लस 5 उस साइड चला जाएगा, किसका हो गया -5, और यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू -5/√2। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं √2 से रैशनलाइज कर दूं तो आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ रहे हो तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो वैल्यू आ रही है आपको x कौन है, वेरिएबल, वेरिएबल की इन्हीं वैल्यू का नाम क्या है, इन्हीं वैल्यू को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है हमारे रूट्स। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, इनके रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। एग्जाम में नीचे स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज -2√2 एंड यहाँ पर -√2 एंड यहाँ पर -5√2, ये आपको मेंशन करना है। स्टेटमेंट कंपलसरी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, विदाउट स्टेटमेंट अगर आप आंसर लिखते हो मैथमेटिक्स में हाफ मार्क्स आपका कट हो जाएगा हर एक क्वेश्चन के पीछे। तो आप सोच लीजिए पेपर के अंदर कितने सम आने वाले हैं और कितने मार्क्स हमारे इसी तरीके से चले जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, स्टेटमेंट्स आपको कंपलसरी लिखना ही है, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले सम बता दिया, लेकिन कई बार इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी होती है कि होती इजी है लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। लाइक मैं बात करने जा रहा हूं कुछ इसी तरीके की एक इक्वेशन की, आप उसको सोल्व कीजिए बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बता देता हूं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, लाइक 2x² - x अपॉन में आपको दे दिया जाए जैसे +1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 8 आते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये टिपिकल है, ये टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजी है। ये जहां पर आपको जो 8 दिखाई दे रहा है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 16x² - 8x + 1 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन करना चाहो तो 16x² - 4x - 4x -4 होता है, और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, जैसा कि ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होता है, +1 इज इक्वल्स टू 0। आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कॉमन लेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा 4x, यहाँ से हो गया 4x - 1, इधर -1 कॉमन लेकर 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर 4x - 1 एंड यहाँ पर हो गया 4x अगेन -1 इक्वल में 0। इफ और का कंडीशन आपको लगाना है, इफ और के अकॉर्डिंग x की वैल्यू है, मैं डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ 1/4, और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/4। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं रूट। तो एग्जाम में या तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या ये दोनों, इन तीन के अलावा आपसे कोई फैक्टराइजेशन इस बार नहीं पूछा जाने वाला है। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी इक्वेशन को हम फैक्टराइज मेथड से सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके मिडिल टर्म्स के फैक्टर्स हमें पता नहीं चल रहे हैं, उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? तो उस केस में फॉर्मूला यूज किया जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम है जनरल फॉर्मूला, जिसका तीसरा नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र। इसका हेल्प लेकर हम लोग इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताने जा रहा हूं मैं इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, जिनका नाम ही क्या है, वर्ड प्रॉब्लम।
तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सर वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा देता हूं। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो आपका ये मेथड है, और अभी मैं आपको इसी के साथ ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखा देता हूं। क्लियर? तो देखते हैं किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हमें मिलने वाली है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में जो हम फेस करने वाले हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर पहली वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एग्जाम में 100% आती ही है। वो क्या है आपको? इफ sum of two numbers is 27 and product का मीनिंग मैथमेटिक्स के अंदर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट आपको दिया गया है 182। प्रोडक्ट कितना दिया गया आपको? 182 दिया गया है। उस केस के अंदर आपको उन दोनों नंबर को फाइंड आउट करना होता है, दोनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना होता है। किस तरीके से करेंगे? सम ऑफ द टू नंबर्स। नहीं पता ना आपको दो नंबर्स, तो मैं आपको बता देता हूं, एक हो गया हमारा फर्स्ट नंबर और एक हमारे लिए क्या हो गया? सेकंड नंबर। एक काम कर लीजिए, उन दोनों का सम बोला गया, मीनिंग प्लस बोला गया, तो प्लस बोलने पर रिजल्ट कितना मिल रहा है? 27। एक नंबर को एज्यूम किया, कितना हो गया? x। दूसरा नंबर पता है अभी भी आपको? नहीं पता, क्योंकि एज्यूम एक ही को ही करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम लोग एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल पर काम करने वाले हैं। दो वेरिएबल एज्यूम नहीं करने। अगर दो वेरिएबल एज्यूम कर रहे हो तो आप चैप्टर नंबर 3 में पहुंच जाओगे। ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा। x प्लस यहाँ पर सेकंड नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन इक्वल में कितना दिया गया? 27। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 27। इस x को इधर नहीं रखना, अब उधर भेज दीजिए, तो ये किसका हो गया? माइनस का। अब आपको पता चल रहा है कि सेकंड नंबर कितना हो गया? 27 माइनस x, और फर्स्ट नंबर आपने एज्यूम कर लिया, वो कितना हो गया? x हो गया। इन दोनों नंबर का क्या दिया गया? प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट की बात करें, मीनिंग मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इन दोनों ही वैल्यू को इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो रिजल्ट कितना मिलेगा आपको? रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x। बता देता हूं, ये वैल्यू उधर ट्रांसफर हुई है, इसके साथ कोई हमने इधर उधर नहीं किया है, तो ये 182 प्लस का ही है, तो प्लस का ही रहेगा। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मिडिल टर्म को जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो आपके सामने दो फैक्टर बनेंगे, -14 एंड -13 प्लस 182, और ये आगे रह गया एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कर लेना है? कॉमन ले लोगे, तो x हो गया x माइनस 14, और यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लिया, तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13, इनको दोनों को देखते ही आप आंसर दे सकते हो कि सर x की वैल्यू है वो 14 और 13 रहने वाली है। अब यहीं पर छोड़ दोगे तो फिर से आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको स्टेटमेंट मेंशन करना है और लिखना है, सो द टू नंबर्स या टू इंटीजर्स या टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 14 एंड 13 या 13 एंड 14। क्लियर आपको? इसी तरीके से सेम जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की मैं बात करने वाला हूं, वो आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए। कौन सा सम ऐसा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बता सकते हो आप लोग? वो है हमारे इस चैप्टर के अंदर जब बात की जाती है टू कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर की, दो लगातार नंबर। जब बात टू कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर की जा रही है, दो कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर की बात की जाती है, तो एक नंबर x होता है और दूसरा नंबर x प्लस 1 होता है। लेकिन जब बात टू कॉन्जिक्यूटिव्स अगर मैं बात करने जा रहा हूं, वो इवन है या ओड है। इवन और ओड की बात की जाएगी तो उस टाइम पर मेरा फर्स्ट नंबर x होगा और सेकंड x प्लस 2 होगा। हम दो नंबर एज्यूम करते हैं ना, मैं फिर से बता रहा हूं, जब मैं कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर की बात कर रहा हूं, लगातार नंबर की, लाइक मैंने कहा 1 तो आप कह रहे हो 2, मैंने कहा 3 तो आप कह रहे हो 4, मीनिंग आप +1 कर रहे हो, तो इसका मीनिंग ये होते हैं लगातार नंबर। लेकिन जब आप इवन और ओड केस किया जाती है, टू कॉन्जिक्यूटिव्स है लेकिन क्या है? इवन और ओड है। इवन और ओड के केस के अंदर अगर मैंने कहा 2 इवन नंबर, तो आप क्या कहोगे? 4, मीनिंग +2 किया है, तो आप ये मेथड यूज करते हो यहां पर। इस तरीके से बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे ही कॉन्जिक्यूटिव्स मिलता है वो लगातार के जैसा x और x प्लस 1 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है बच्चा। इवन और ओड के केस में x और x प्लस 2 होता है। हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एक सम दिया गया जिसमें कहा गया टू कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर है, द सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। उसके अकॉर्डिंग कहे तो फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर और सेकेंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का सम दिया गया है। उसमें आप देख सकते हो x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि मेरे पास दो नंबर तो मेरे यही थे, एक्स और एक्स प्लस 1, लेकिन हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम बोला गया है, तो स्क्वायर का सम किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ये 365 इधर लेके आ जाइए, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। एंड यहां पर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। जब पूरी इक्वेशन किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सके तो डिवाइड कर दीजिए, इससे इक्वेशन छोटी हो जाएगी। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हो तो फैक्टर फाइंड आउट करने में बड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या मेंशन करेंगे? 1 एक्स स्क्वायर प्लस, अभी जस्ट मैंने फैक्टर्स निकाले थे 14 एंड 13, तो प्लस 14 माइनस 13, रिजल्ट कितना मिलेगा बच्चा? 14 माइनस 13 1, मिडल टर्म आ रही है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 182 आ जाता है। आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस 14 और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेने पर x माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दो केस बनेंगे इफ, एक में आपको x इक्वल्स टू माइनस 14 मिलेगा, एक में आपको x इक्वल्स टू प्लस 13 मिलेगा। आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हो क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो आप कौन सी वैल्यू लेकर चलोगे? x इक्वल्स टू 13। जब x इक्वल्स टू 13 लिया है तो पहले नंबर आपने क्या एज्यूम किया था? x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 13। सेकेंड नंबर आपने क्या एज्यूम किया? x प्लस 1, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। तो हमारे नंबर क्या बन गए? 13 एंड 14। सो टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 13 एंड 14। एंड इसी एक्सरसाइज का एक और प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर कहा गया है जो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस है। और जब बात राइट एंगल ट्राइंगल्स की आती है तो माइंड में तुरंत एक बात जरूर आ जाती है कि सर राइट एंगल ट्राइंगल आया है तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम का पीजीटी हम लोग यूज करने ही वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम्स होती क्या है? हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखते हैं इस सम के अंदर क्या होता है। अगर इस तरीके का सम आ जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर सम आता है, तो किस तरीके से वो पूछा जाएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? तो देखिए, ओके, तो प्रॉब्लम की बात कर रहे थे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बेस। राइट एंगल ट्राइंगल बेस की बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है, द एल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड्स, ये हमारा होता है हाइपो और ये हमारा हो जाता है बेस। सबको पता ही होगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेस के नाम से। ये हमारा हाइपो और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया गया वो दिया गया आपको एल्टीट्यूड। क्या दिया गया है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीनिंग हाइट, परपेंडिकुलर सेम ही होता है। तो एल्टीट्यूड्स इक्वेशन इस तरीके से दी गई है हमें कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर लेस मतलब कम है वो, किससे? बेस से। बेस कितना है? नहीं है। सबको पता है ना, बेस नहीं पता भाई, ध्यान से देख ले। मैं बेस, बेबी को बेस पसंद है, मैं वो बात नहीं करने वाला हूं, मैं ट्राइंगल के बेस की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल का बेस कितना है? ट्राइंगल का बेस है यहां पर x और इसको एज्यूम किया है तो एल्टीट्यूड कितना होगा? आपने कहा सर 7 सेंटीमीटर लेस है तो x माइनस 7 और हाइपो आपको गिवन है कितना? 13। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो कितना है? 13 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया गया? x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया गया आपको? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 एंड x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 169 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव ही रखते हैं, एक काम करते हैं इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये 169 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का 169 इक्वल में क्या हो गया? 0। फिर से सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ने तुरंत कहा सर इक्वेशन डिवाइड हो सकती है 2 से, तो कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 12 5 जा 60 एंड 12 माइनस 5
7 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म के स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, और इसको आपको सॉल्व करना है। ये मेरी ओर से आपके लिए छोटा सा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, कॉमन नहीं लिया जा रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए, और आप मुझे जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं आपको सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरीके का सम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर काफ़ी बार ये रिपीट भी हो चुका है, तो आपको इसके ऊपर फोकस रखना है। और सेम इसी एक्सरसाइज का एक और सम रहता है, जहाँ पर एक कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर किसी आर्टिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, और जब प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे ही पापा आपसे पूछते हैं क्या किया, तो मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हो ना, वैसे ही इस फैक्ट्री के मैनेजर ने भी कुछ इसी तरीके से मैनिपुलेट किया, और मैं ही गया था पूछने, भाई साहब आपके इस एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो उन्होंने मुझे किस तरीके से बताया, उन्होंने मुझे साफ साफ नहीं बताया, उन्होंने मुझे आपको कैसे बताया, देखिए कि हमारी फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन होता है, हमारी फैक्ट्री में 1 डे जितना प्रोडक्शन होता है, इस आर्टिकल की कॉस्ट उस प्रोडक्शन का डबल कर लो, मतलब ट्वाइस कर लो, और उसमें +3 कर दो, तो वो होगी। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया क्या बोल रहा है, लेकिन देखिए हमारा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द प्रोडक्शन, यार प्रोडक्शन कितना है नहीं पता तो एज्यूम कर लेना, लेट प्रोडक्शन कितना हो गया, प्रोडक्शन मैंने मान लिया x हो गया, प्रोडक्शन कितना हो गया, x हो गया। ये सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, प्रोडक्शन कितना हो गया, x हो गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मतलब एक की, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन, डबल कर दिया उसको, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन, और 3 मोर, बेटा मोर का मतलब हो गया ये दिल मांगे मोर, तो ये हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये एक की कॉस्ट है। जैसे एक मार्कर 10 रुपए का आता है, तो 15 मार्कर कितने के आएंगे, 150 के। उसी तरीके से एक आर्टिकल्स इतने रुपए का है, तो इतने आर्टिकल्स कितने के होंगे, और टोटल जो कॉस्ट दी गई है हमारे सम के अंदर, टोटल कॉस्ट कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, और टोटल कॉस्ट को निकालेंगे x, ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। सोल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल में 90, और 90 को इधर लेके आ जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये हो गया 90 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 15x, और ये हो गया माइनस का 12x। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 90 और 2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा 180, और यहाँ पर ये माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद में सॉल्यूशन कर लेना। लाइक यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x, ये हो गया 2x प्लस 15, और यहाँ पर जो कॉमन आने वाला है वो हो जाएगा 6, तो इधर हो जाएगा 2x, और 15 6 या 90 होता है, तो प्लस हो गया 15 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 2x प्लस 15, और यहाँ पे हो गया x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दो केस बनेंगे, इस केस में नेगेटिव बन सकता है, आपको बताइए 15 उधर जाएगा तो, और इस केस में पॉजिटिव बनेगा। मैं पॉजिटिव वाला डायरेक्ट लेकर चल रहा हूँ, आपको एग्जाम में दोनों करने हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। इसका मीनिंग एक दिन के अंदर जो प्रोडक्शन किए गए वो कितने किए गए, 6 आर्टिकल्स बनाए गए, और एक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 6 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 इट मीन्स ₹15। तो 15 रुपीज एक आर्टिकल की कॉस्ट है। वापस से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 15 6 या 90, टोटल कॉस्ट 90 आ रहा है। इसका मीनिंग हमारा सम क्या हो गया, राइट हो चुका है। लेकिन क्या इतनी वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में इतनी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 में वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, हमें इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाता है। उन वर्ड प्रॉब्लम को भी एक बार आप जरूर देख लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूं। सारी इक्वेशन को आप आज ही के दिन में सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर कंप्लीट हो चुका है। इन केस अगर किसी इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करता हूं। क्लियर? तो देखते हैं कि इसके अलावा और कौन सी वर्ड प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 की, उन वर्ड प्रॉब्लम्स की जो हम लोगों ने कभी सॉल्व नहीं की है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता, ऐसा कहा भी जाता है कई बार, लेकिन उनको भी हमें प्रैक्टिस कर लेना है। उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है। लाइक फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें कहा गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो आपको एरिया दिया गया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया दिया गया है वो दिया गया 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पर उसकी लेंथ
और उसकी जो ब्रेथ के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशंस का मीनिंग हो जाता है कि स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को किस तरीके से रीड करना है। देखिए, लेंथ इज वन मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, तो लेंथ इज वन मोर ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इससे ही आपको क्लियर हो जाता है कि इक्वेशन क्या बनने वाली है। लेंथ का L, इच वन, मोर का प्लस, ट्वाइस का 2, ऑफ का मल्टीप्लाई, इट्स ब्रेथ का B। अब यहां पर लेंथ इक्वल्स टू 1 + 2B हो गया है। सपोज कर लीजिए कि B आपका जो ब्रेथ है, एज्यूम कर लेते हैं लेट जो ब्रेथ है हमारा वो क्या है, x है, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 1 + 2x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसको बताता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर का जो प्लॉट है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा L × B लगेगा। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला L × B होता है। एरिया कितना दिया गया, 528, और यहाँ पर लेंथ हमारे लिए कितना हो गया था, इसको मैं लिख देता हूँ 2x + 1, और ब्रेथ हमारा था x। इसको सॉल्व कीजिए, 528 = 2x² + 1x। 528 को इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए और इक्वेशन बन जाएगी 2x² + 1x, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे लिए -528 = 0। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और इक्वेशन को आपको मैंने 2 मेथड्स बताए, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली इसका जो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से इक्वेशन बनानी है। क्या है आपका सेकंड वर्ड प्रॉब्लम्स, चलिए देख लेते हैं। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम में वहां पर दिया गया है 2 कॉन्जिक्यूटिव्स, 2 लगातार नंबर। तो 2 लगातार नंबर में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि एक आपका x रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, x + 1 रहेगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया गया, प्रोडक्ट मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर में, वापस से आपको रिपीट कर रहा हूं, 2 कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर्स की बात की जाए तो एक x लेना है और दूसरा x + 1 लेना है, लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव्स आपके इवन नंबर है या ओड नंबर है। जब इवन और ओड की बात की जाती है तो आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, इवन और ओड के अंदर बच्चा याद रखना, एक नंबर x होगा, दूसरा आपका x + 2 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, x + 1 कहां लगाना है और x + 2 कहां लगाना है, इन दोनों चीज को भूलना नहीं है। ये हमारी सेकंड वर्ड प्रॉब्लम के अंदर यूज हो जाएगा। थर्ड वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या कहना चाहिए, तीसरी वर्ड प्रॉब्लम में कहा गया है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। ओल्डर का मीनिंग होता है बड़ा होना। तो रोहन कितने का है? जब भी एज वाले सम पूछे जाते हैं एग्जाम में, जब भी किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि लेट एज्यूम करेंगे किसकी, प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज ऑफ, अब एक हमारे पास रोहन है और एक प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की मम्मी है, तो ये रोहन की मम्मी को m लगा देते हैं कि रोहन की मम्मी है। क्लियर? तो प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन क्या होगा और रोहन की मम्मी क्या होगी। मैं रोहन को मान लेता हूँ x है, तो रोहन की मम्मी रोहन से कितनी साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर। ओल्डर का मतलब बड़ा होना, यंगर का मतलब होता है छोटा होना। ओल्डर में प्लस करेंगे, यंगर में माइनस कर देंगे। अब ये कहा गया है कि इसके अंदर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। बच्चा फ्रॉम नाउ का मीनिंग हो जाता है कि जो हमें दिया गया है यहां पर क्या, x और x + 26। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं 30 इयर्स का हूं, तो 3 साल बाद में कितने का हो जाऊंगा, तो आप बोलोगे +3 कर दो। तो यहां पर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या कहेंगे, एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा, x + 3, एंड द एज ऑफ रोहन की जो मम्मी है वो भी तो बड़ी होगी, x + 26 + 3। आपको बताइए, हाँ मुझे पता है, तू जो सोच रहा है लड़कियां वैसे जल्दी बड़ी नहीं होती है ना, हम ही बड़े होते हैं, ऐसा मत सोच, यहां पर तो बड़ा करना पड़ेगा तुझे। ये क्या हो गया, x + 29। तो ये जो दोनों वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो x + 3 और यहां पर कितना हो गया, x + 29, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना दिया गया है, जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 360। क्लियर बच्चा? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना ये आपने 8th क्लास में सीखा था कि सर इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। हाँ आपने सही सोचा है, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। x + 29 एंड यहाँ पर +3, ये x +
29 इक्वल में हो गया 360 और हम लोग इसको फिर बाद में क्या कर लेंगे कंप्लीटली बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड्स इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी इसके अंदर जो दी जाती है वो किसके रिलेटेड होती है? वो वर्ड प्रॉब्लम आपकी रिलेटेड होती है ट्रेन वाले क्वेश्चन से। वैसे तो एक्सरसाइज रिड्यूस हो चुकी है 4.3, लेकिन इससे पहले जब एक्सरसाइज 4.3 थी तो उसके काफी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी भी आने के चांसेस रहेंगे वो। तो ट्रेन के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है वो एक डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर। मैं कितना बोल रहा हूं आपको? एक ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है? डिस्टेंस कवर कर रही है वो 480 किलोमीटर। ध्यान रखना, ट्रेन ने डिस्टेंस कवर की 480 किलोमीटर। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, कोई आप बता सकते हो? तो हमें डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड नहीं दी गई है, तो उस केस में यूजुअल स्पीड को हम लोग क्या कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर की तरह एज्यूम कर लिया। जब डिस्टेंस और स्पीड दिया गया हो उस केस में हम लोग किसको फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इस केस में कितना टाइम लगेगा आप बता सकते हो मुझे कि सर डिस्टेंस है 480 और स्पीड हमारी कितनी है x, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, टाइम हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, कंडीशन ये रख दी कि जो स्पीड है उसको मैं कम कर देता हूँ, स्पीड को डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया बाई 8 किलोमीटर पर आवर, बाई 8 किलोमीटर पर आवर, तो अब आप क्या करोगे कि सर स्पीड कम हो चुकी है तो क्या सेम टाइम यही रहेगा? नहीं, इस बार कुछ इस तरीके से हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 8। तो मुझे आप बता सकते हो ये टाइम बड़ा है या ये टाइम बड़ा है? यस, आपने सही कहा कि सर ये टाइम छोटा होगा और ये टाइम क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा होगा। देखो बच्चा, जब स्पीड कम होती है तो टाइम बड़ा होता है। टाइम क्या होता है, बड़ा होता है। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, यही कंफ्यूज होते हैं। स्पीड कम कर दी, सोच तू एक्टिवा चला रहा है, एक्टिवा की स्पीड कम कर दी तो घर जल्दी पहुंचेगा या देर से पहुंचेगा? स्पीड कम की है तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। इसका मीनिंग टाइम ये बड़ा है और ये टाइम हमारे लिए क्या था, छोटा टाइम है। इसका मीनिंग बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो जो टाइम का डिफरेंस होता है वो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। जैसे टाइम का डिफरेंस होता है, मैंने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम की है। कितना? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किस तरीके से लिखेंगे? वो डिफरेंस हो जाएगा कि सर पहले टाइम ज्यादा लगता था या कम लगता था? पहले कम लगता था, अब ज्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड कम हो गई है। तो x माइनस 8 और ये हो गया 480, ये हो गया आपका x। ठीक, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम क्या है, कम है। और इक्वल में कितना लिखेंगे, 3, क्योंकि डिफरेंस कितना है दोनों टाइम का, 3। एलसीएम लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी 4.1 एक्सरसाइज में दी गई है, इनको आपको एक बार जरूर सोल्व करना है। क्लियर? लेकिन अभी जो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं, मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम देने वाला हूं जो इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर उनमें से ही, उन 5 वर्ड प्रॉब्लम में से एटलीस्ट आपको एक तो 100% मिलने वाली है। तो देखिए आप कि वो कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स है और उनको सॉल्व कर कर आप मुझे आज ही इसी टाइम पर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में भेजोगे सर हमने इक्वेशन बना ली है। क्लियर? तो देखिए, और ये है हमारी वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकती है। अगर मैं आपको ये कहूं तो यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसके अंदर कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स है जो अभी तक आपने सॉल्व भी नहीं की होगी। ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये सर ओमिट सिलेबस में होगा, ऐसा मत सोचना। ये चैप्टर 4 की ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड लिया है वो तो कंपलसरी 100% करके जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का टारगेट 100 मार्क्स है, आउट ऑफ 100 है मैथमेटिक्स में, उनको भी कंपलसरी इनको सॉल्व करना ही है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार के लिए मैं आपको स्पेस दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। चलिए अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट कि सर यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने आज तक नहीं देखी, लाइक द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ये क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? मैं आपको इसी तरीके से बताना चाहूंगा कि आप एक रिवर के अंदर एक बोट पर बैठे हो और उस बोट की स्पीड अगर पानी की स्पीड से कम होगी तो क्या होगा,
जिधर पानी जा रहा है उधर आप भी बहते हुए चले जाओगे। तो आप कहोगे नहीं सर, हमें अगर कंट्रोल करना है खुद को तो हमारी जो बोट की स्पीड होगी वो पानी की स्पीड से, जिसे हम लोग स्ट्रीम कहते हैं, मतलब पानी की धारा, पानी बहता हुआ जाएगा। क्लियर? तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा होनी चाहिए बोट की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या होता है एक्चुअल में, जिधर डाउन स्ट्रीम की बात की जाती है और अप स्ट्रीम की बात की जाती है, अप मतलब अपोजिट काम हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर माइनस रहेगा और डाउन केस के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, कि आप भी उधर ही जा रहे हो जिधर पानी जा रहा है, तो आपको कम फोर्स के अंदर ही क्या मिल जाएगी, अच्छी स्पीड मिल जाएगी। मीनिंग डाउन के अंदर प्लस करना है और अप स्ट्रीम में क्या करना होता है, माइनस करना होता है, दो स्पीड के लिए। एंड यहां पर ये जो सम आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 मैं कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ द रहमानिज, आज से 4 से 5 साल पहले की बात करूं तो ऐसा कोई साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हाँ, वो नाम बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, लेकिन सम इसी तरीके से पूछा जाता है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमानिज 3 ईयर अगो के केस के अंदर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो रहमान एक्स का है तो वो x -3 हो गया, रहमान x का है तो वो क्या हो गया, x +5 हो गया। और जब रेसिप्रोकल वर्ड पूछा जाता है तो 1 में लिखा जाता है। एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, और आपको पता है स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, उसके अकॉर्डिंग एक का अगर आपने 4 इंटू एक्स किया है तो दूसरे का आपको क्या कर देना है, 4 इंटू एक्स प्लस 24 कर देना है। दोनों में क्या हो गया, 24 का डिफरेंस हो चुका है। एंड देन आफ्टर आपको वहां पर एक इक्वेशन मिलेगी और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर बोला बच्चा, स्क्वायर ऑफ द टू नंबर मीनिंग अगर एक नंबर फर्स्ट है तो उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना है, 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अब दोनों में से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो छोटे वाले को हम लोग बोल रहे हैं कि x है, तो वो क्या हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर x है, उसका स्क्वायर कितना दिया गया है, 8 टाइम द लार्जर नंबर, जितना लार्जर नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सम आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर कर मुझे आज ही आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एंड देन आफ्टर्स इन केस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जाकर मुझसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर इसके आंसर सेंड कीजिए, तो मैं करता हूं। अगर इन केस आपने सॉल्यूशन कर लिया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर GW के अकाउंट पर जरूर मेंशन कीजिए और बताइए सर मैंने ये कंप्लीट कर लिया, आपके चैलेंज को पूरा कर लिया है। देखते हैं कितने बच्चे चैलेंज को पूरा कंप्लीट करते हैं और मुझे मेंशन करते हैं इस चीज को। क्लियर? तो मिलते हैं इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट के ऊपर कि पार्ट आगे वाला क्या है। अभी भी इस चैप्टर का एक हिस्सा बाकी है हमारे लिए, वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, बेटा जिस तरीके से मेरा नेचर है, तेरा नेचर है, वैसे इस चैप्टर का भी एक नेचर है। और नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, क्या वो इक्वल होंगे, क्या वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, क्या सर वो रियल होंगे या वो रियल नहीं है, या वो दोनों डिफरेंट होंगे या वो दोनों डिफरेंट के साथ रेशनल होंगे। इन सब बातों को जानते हैं और साथ ही सीख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। क्लियर? तो देखो ओके, तो चैप्टर्स के अंदर अब हमारे सामने आ रहा है नेचर ऑफ द रूट्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या थे आप लोगों ने देख लिए, तो नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं। जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो रूट्स हमारे सामने आते हैं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x की वैल्यू, तो x की वैल्यू का नेचर जानने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac, ये b, a, c इन सब की वैल्यू का पता लगाने के लिए इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, a, b, c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो d के 3 केस आपके सामने आ सकते हैं। d का फर्स्ट केस आपके सामने जो आएगा वो हो जाएगा d <0। यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं d <0, इट्स मींस नेगेटिव नंबर, तो नो रियल रूट्स आपको मेंशन कर दिया। ध्यान रखिए, ध्यान रखना है आपको, d <0 है, नो रियल रूट्स होंगे यहां पर, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स होंगे ही नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन जब कंडीशन ये आती है कि d = 0, तो हम यहां पर कहते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो हम लोग बोल सकते हैं रियल तो होंगे ही, रियल एंड इक्वल। अब इक्वल का मीनिंग क्या होता है यहां पर बता देता हूं मैं आपको। इक्वल रूट्स का मीनिंग, अगर फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू एक बार 1/2 आई है तो दूसरी बार भी आपको कितनी मिलेगी, 1/2
2 ही मिलेगी। यहां पर ये मीनिंग होता है इक्वल का, इक्वल रूट्स कोई भी हो सकता है। यहाँ पर 2 तो इधर 2, इधर 3 तो इधर भी 3, इधर 5 तो इधर 5, इधर -3 तो इधर भी -3। लेकिन थर्ड पार्ट जो आपका होता है उसमें कहा गया कि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू d 0 से बड़ा होता है, तो वहां पर भी हम कहते हैं कि रूट्स रियल रहेंगे एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। डिस्टिंक्ट का मीनिंग मैं लिख देता हूं आपको, अगर याद नहीं रहता है तो डिफरेंट लिख देता हूं कि डिफरेंट रूट रहेंगे, हमारे अलग अलग रूट्स रहेंगे। अगर एक x की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई है तो यहाँ पर दूसरी 1/2 नहीं आएगी, वो इसके अलावा कुछ भी आ सकती है, लाइक -1 आ गया हो, आपको ये सब बताया मैंने। तो दो अलग अलग वैल्यू होगी हमारे पास, एक वैल्यू इस तरीके की, एक वैल्यू इस तरीके की, तो ये कंडीशन होती है। लेकिन टेक्स्ट बुक में तो सर ये 3 ही दिए हुए हैं, आप क्या बताने वाले हो एक्स्ट्रा में आपको बताने वाला हूं कि अगर इन केस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो बोले ये बात तो यहां पर भी कही गई, नहीं ग्रेटर देन 0 बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं आपको बता देता हूं, लाइक 1 का रूट निकाला जा सकता है, 4 का रूट होता है, फिर 9 का रूट होता है, 16 का होता है, अब आप समझ गए होंगे, जिनके हम लोग रूट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25, 36, 49, 64। तो इसी तरीके से जब d की वैल्यू कुछ ऐसी आती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उस केस में हम लोग रियल कहेंगे। एंड साथ ही आपको क्या कहना है कि सर डिफरेंट होने वाले हैं, डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, तो वो डिफरेंट भी बोल दिया, चलो आपका मान लिया मैंने। लेकिन साथ में एक वर्ड होता है जो आपको याद रखना है, वो होता है रेशनल। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। कौन से केस में ये लिखना होता है, ये चीज है, ये 100% इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर मैंने आपको लिख कर दे दिया है। ये बोलते हैं ना स्टैंप लगा दो, मैंने स्टैंप लगा दिया कि 100% आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स देकर जाएगा कि सर इस इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, कि रूट्स बताइए, उनका नेचर ऑफ द रूट्स बताइए कि वो रियल होंगे एंड देन आफ्टर वो एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे, या वो इक्वल है या वो डिफरेंट है। ये सब जानने के लिए आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। और कई बार तो एग्जाम में ये केस भी पूछा जाता है कि इक्वल केस के अंदर डी का फॉर्मूला क्या होगा, तो b² - 4ac इक्वल केस में क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 0 हो जाता है। कौन से केस में, जब हम बात कर रहे हैं रियल एंड इक्वल की बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर। याद रह जाएगा सभी को, क्लियर। तो मैं आपको यहां पर ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एग्जाम में क्या इसकी हेल्प से कोई ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सॉल्व करते हैं? यस, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या बताया गया है? नंबर 2 के अंदर आपको यह बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशंस हैव द इक्वल रूट्स। इट्स मींस वो कहना चाह रहा है कि d इज इक्वल्स टू 0, बट आप हमें फाइंड आउट करके दे दीजिए किसकी, वैल्यू ऑफ k। तो ऐसे सम किस तरीके के होंगे? और अगर ऐसा सम है, या इसको दूसरी तरीके से पूछा जाता है कि एक इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछेगा इट इज पॉसिबल, मीनिंग इसका ऐसा कोई कंडीशन है, ऐसे कोई सिचुएशन है जिसके अंदर इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलते हैं या निकलते हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो आपके सामने तो इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, उस इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे। अगर ये सिचुएशन आपको देखनी है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो पॉसिबल है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप कहोगे इस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशन में आप रख दीजिए उसको। क्लियर। अब ये दो कंडीशन आ रही है तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर आपने कहा पॉसिबल है तो बताइए वो रूट कौन से हैं, तो उस केस में आपको फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करना है, उस केस में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा 100%। क्लियर। तो देखते हैं किस तरीके का सम वो हमसे पूछेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस सम के अंदर आपको ये दिया गया 3x² - 4√3 + 4 इज इक्वल्स टू 0, और आपसे पूछूं क्या इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि क्या दिया गया है। अगर मैं इस प्रॉब्लम नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें आप सबसे पहले a की वैल्यू देखिए। a की वैल्यू क्या है 3, इसमें b की वैल्यू कितनी है, अगर आप इसमें b की वैल्यू देखोगे तो -4√3। बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं इनके साइन में, तो ये हो गया -4√3, इसके आगे x लगा दिया, प्लस यहां पर +4 है, ये हमारे लिए c की वैल्यू कितनी हो गई है 4 हो चुकी है। तो a, b और c की वैल्यू आ गई है, और पूछा है कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, इसका पता तो इसी से चलेगा भाई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला डॉक्टर यही है, और इस डॉक्टर साहब से पूछो कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो b² - 4ac, तो डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब बने हुए हमारे लिए जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इनका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। तो इस यहां पर इक्वल्स टू में क्या दिया गया b², b की वैल्यू कितनी है -4√3
का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और सी की वैल्यू कितनी दी गई है 4। बच्चा माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का सिस्टम खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 एंड माइनस 4 जा 16 3 जा 48 या 12 4 जा 48। ये हो गया 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। आपने कहा सर d की वैल्यू 0 आ गई। मैंने आपसे तुरंत पूछा बच्चा नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, आपने कहा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे। ये आपका हो गया नेचर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो रूट्स क्या है, वो रूट्स है क्या। तो उस केस में आप मुझे क्या बताओगे कि सर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसको यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है वो सामने देखिए, ये मम्मी के मगरमच्छ इधर देखे एक बार। तो यहां पर क्या दिया गया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू, अब देखो इस फॉर्मूले को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू होती है हमारे डॉक्टर साहब की। ये है हमारे d, तो ये आ गया हमारा d अपॉन में क्या आ गया 2a। क्लियर। तो ये बात एक ही चीज है। तो x इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू, b की भी वैल्यू माइनस में ही है, माइनस का 4 रूट 3, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस का 4 रूट 3। क्लियर। प्लस माइनस रूट d की वैल्यू आ चुकी है 0, ये हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है, अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी दी गई है 3, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 और ये हो गया 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में हो गया 6, 2 की टेबल में 2 जा और ये कितना हो गया 3 जा, तो ये हमारे लिए हो गया रूट 3 अपॉन में 3 हो गया। ये x की वैल्यू हो गई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर x की a की वैल्यू मिली, लेकिन आपने तो कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे हमेशा, लेकिन हमारे पास तो एक ही आया। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये वो कंडीशन है जब रूट्स रियल एंड इक्वल है। इक्वल है मीनिंग दूसरा रूट भी इसके इक्वल ही होगा, तो आपको 2 बार लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई कि रूट्स तो एक ही मिला, लेकिन कंडीशंस क्या थी, रियल एंड इक्वल। इक्वल है इसलिए मैंने दोनों रूट्स को सेम लिख दिया। क्लियर। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं और किसी इक्वेशंस के रूट्स को पहचान सकते हैं, मीनिंग उसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और निकलने के बाद में उसके नेचर का भी पता लगा सकते हैं, और वो रूट्स कौन से फाइंड आउट होने वाले हैं उनकी वैल्यू का पता भी लगा सकते हैं। तो इस एक सम से आपको पता चल गया नेचर ऑफ द रूट्स, वो पॉसिबल है या नहीं है इसका पता चलता है, और साथ ही वो रूट्स कौन से होंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे जो प्रॉब्लम नंबर 2 आपको दिख रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस में कंडीशन दी गई है 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स है, इट्स मींस d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। जब इक्वल में 0 होगा तभी कह सकते हैं रूट्स क्या है इक्वल। तो उस केस में इन दोनों प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। तो कैसे सॉल्यूशन करना है, तो देखिए इसके सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों को सबसे पहले किस बात का ध्यान देना है कि इक्वेशन क्या दी गई। इक्वेशन दी गई 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो आप इक्वेशन लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहां से a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू कितना हो गया 2, b की वैल्यू फटाफट बताते जाइए, k एंड c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तीनों वैल्यू हो चुकी है। अब इन तीनों वैल्यू को देखना है आपको, और हमारा जो फॉर्मूला है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दीजिए d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने बोला सर इक्वल रूट्स है तो इक्वल में क्या कर देना है 0 कर देना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है k माइनस 4, a की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3 इज इक्वल में क्या हो गया 0। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में अगर k स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो इक्वल में आएगा 24, और स्क्वायर हटा देंगे तो 24 पर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है दूसरा। तो यहाँ पर कितना हो गया, इस चीज़ को प्लस माइनस, क्योंकि मैंने कहा था रूट से जब भी वैल्यू आएगी तो 4 की वैल्यू तो कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, एंड यहाँ पर रह गया 6। इसका मीनिंग मेरी k की 2 वैल्यू आ सकती है, एक तो आ सकती है प्लस
2√6 एंड सेकेंड वन हो सकता है आपका -2√6। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड वाले का सॉल्यूशन जो आपको मैं बताऊंगा उसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन दी गई है kx एंड x - 2 + 6 = 0। पहले सोल्व कीजिए इसको, तो ब्रैकेट सोल्व किया, kx² - 2 kx + 6 = 0। कंपेरिजन कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बताइए ax² + bx + c = 0। उसके अकॉर्डिंग हमारी a की वैल्यू क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारी हो चुकी है k, b की वैल्यू हो चुकी है -2k एंड c की वैल्यू हो चुकी है 6। बट हमें कंडीशन दी गई है इक्वल रूट से, तो d की वैल्यू क्या होगी 0। इट मीन्स b² - 4ac = 0। b की वैल्यू कितनी है -2k का होल स्क्वायर एंड -4a की वैल्यू हो गई हमारे पास में k और c की वैल्यू हो गई है 6 = 0। बात समझ में आ गई, ध्यान देते रहिए यहाँ पर साथ में ही। ये हो गया आपका 4k² - 24k = 0। तनिषा बालों को पहले बना ले फिर यहां देख ले। यहां पर हो गया 4k² - 24k = 0। ये हो गया 4k, तो k - 6 = 0। कंडीशंस क्या रहेगी, इफ 4k = 0 तो k = 0/4, तो k की वैल्यू कितना आ गया 0। ओके, जैसे ही वैल्यू 0 आई, ये देखिए प्रगति किस तरीके से स्माइल दे रही है कि सर वैल्यू आ गई 0। बेटा अभी तक नहीं आया है, अगर इतना ही निकाल के छोड़ेगी तो एग्जाम में भी क्या आएगा 0। इधर देख, अभी सेकंड पार्ट बाकी है इसका, तो और k - 6 = 0, तो k = कितना हो गया 6 आ गया। तो क्या ये बात ट्रू है, नहीं। अगर एग्जाम में आप इतना छोड़ के आते हो तो गए 1 मार्क्स आपको। तो बोले सर पूरा तो राइट किया, फिर 1 मार्क्स क्यों काटेंगे। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इन केस अगर k की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, तो पूरी इक्वेशन के अंदर आप देखिए x² ही नहीं रहेगा। जब x² नहीं रहेगा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप समझ में आ गया आपको। इट्स मीन्स हम स्टेटमेंट डालेंगे k = 0 इज इम्पॉसिबल है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहां पर k की वैल्यू क्या लिखनी है, तो k की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, k = 6 होगा। तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, ये नहीं होगा, ये वाला ही होगा। तब आप समझ गए होंगे इस चैप्टर के अंदर जितने सम मैंने आज आपके सामने करवाए हैं, उतने सम अगर आप करके जाते हो तो ये मेरा चैलेंज है आपको कि इस बोर्ड एग्जाम में उनके अलावा एक सिंगल सम नहीं आने वाला है। आज ही आपको इन सबको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपके चैप्टर की प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। जिन बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ा था ये चैप्टर, वो भी एक बार वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको पता चल जाएगा कहां पर आपसे मिस्टेक हो रही थी, किस तरीके से किसी सम को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। और ये मेरा 100% गारंटी है बच्चा, हर वीडियो के अंदर मैं आपको बोल के जाता हूं कि जो यहां पर लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ और नहीं आने वाला है। क्लियर सभी को। और इसकी जो एडिशनल सीट है वो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से GW कोचिंग ग्रुप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप के स्टडी मटेरियल्स के अंदर आपको ये सारा मिल जाएगा, वहां से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मेंशन कर सकते हो, आप हमें पोस्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो। क्लियर। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सर हमें और एडिशनल कुछ सीखना है, तो आप मुझे पर्सनली मेरी आईडी के ऊपर आप मैसेज कीजिए और आप मुझसे जान लीजिए। क्लियर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।